नमस्कार। आज हम समय में पीछे चलेंगे, उस दौर में जब प्राचीन भारत में पहली बार बड़े बड़े राज्यों ने शक्ल लेना शुरू किया था। ये कहानी है महाजनपदों की, यानी भारत की पहली 16 महाशक्तियों की, जिन्होंने आने वाले महान साम्राज्यों की नींव रखी। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, अगर आज जैसा एक भारत नहीं था, तो फिर पावर किसके हाथ में थी? कौन थे वो लोग, वो ताकतें, जो इस जमीन की, हमारे भविष्य की कहानी लिख रहे थे? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज हम अपनी बात को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये 16 महाशक्तियां थीं कौन। फिर समझेंगे कि ये अचानक उभरी कैसे, इनके उदय के पीछे क्या कारण थे। फिर बात करेंगे इनके दो अलग अलग पॉलिटिकल मॉडल्स की, कैसे मगध इन सब में सबसे ताकतवर बन गया, उस दौर का समाज और इकोनॉमी कैसी थी, और आखिर में देखेंगे कि इस युग ने आने वाले कल के लिए क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि ये महाजनपद आखिर थे क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो महाजनपद प्राचीन भारत के पहले बड़े राज्य थे। ये छोटे छोटे कबीलाई ग्रुप्स, जिन्हें पहले जन और फिर जनपद कहा जाता था, उन्हीं से धीरे धीरे विकसित होकर बने थे। मतलब ये वो दौर था जब छोटे गांव और बस्तियां मिलकर एक बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना रहे थे, जिनकी अपनी राजधानी थी, अपनी सेना थी और अपना एक शासन का तरीका था। अच्छा, हमें इन महाजनपदों के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है प्राचीन ग्रंथों से। खासतौर पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाशक्तियों की पूरी लिस्ट दी गई है, जो इनके होने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इतने पावरफुल राज्य कैसे बनने लगे? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि एक पूरी क्रांति काम कर रही थी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, और इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज से, लोहा। जी हाँ, लोहे के औजारों का इस्तेमाल। इसी ने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, लोहे के हल से गहरी जुताई होने लगी, कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए। नतीजा, खेती में एक जबरदस्त बूम आया, और जब अनाज ज्यादा हुआ तो आबादी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, और धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बसने लगे। और इन बड़े शहरों को चलाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए था ना। बस यहीं से जन्म हुआ नई पॉलिटिकल सिस्टम्स का, यानी राज्यों और गणराज्यों का। चलिए, अब मिलते हैं उन मेन प्लेयर्स से जो इस दौर के पॉलिटिकल स्टेज पर मौजूद थे, और ये भी जानेंगे कि उनके शासन करने के तरीके एक दूसरे से कितने अलग थे। तो बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक ये हैं वो 16 महाजनपद। जरा इन नामों को देखिए। अंग, मगध, काशी से लेके उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज तक। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर की पूरी पॉलिटिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी की एक तस्वीर है। हर एक की अपनी पहचान थी, अपनी महत्वाकांक्षा थी, और अपनी एक अलग ही कहानी थी। अब 16 के 16 नाम याद रखना तो मुश्किल है, इसलिए इन 3 पर खास ध्यान देते हैं। पहला, मगध, जो एक इंपीरियल पावर बनकर उभरा। दूसरा, वज्जी, जो 8 कुलों का एक संघ था, और शायद दुनिया का पहला रिपब्लिक भी। और तीसरा, गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था, जहां चाणक्य जैसे विद्वान पढ़ाते थे। और सबसे मजेदार बात यह थी कि ये सभी महाजनपद एक ही सिस्टम से नहीं चलते थे। यहाँ 2 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थीं। एक तरफ थे मगध जैसे राजतंत्र, जहां सारी की सारी पावर एक राजा के हाथ में होती थी। वहीं दूसरी तरफ थे वज्जी और मल जैसे गणसंघ, जहां फैसले कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक चुनी हुई सभा या काउंसिल मिलकर लेती थी। ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। अब हम अपनी कहानी के फोकस को उस एक महाशक्ति पर लाते हैं, जो सत्ता के संघर्ष में विजेता बनकर उभरा। वो जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, मगध। ये सवाल इस पूरे दौर को समझने की चाबी है। आखिर मगध में ऐसा क्या खास था जिसने उसे बाकी सबसे इतना आगे निकाल दिया और भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखने का मौका दिया? मगध की कामयाबी का पहला राज था उसकी लोकेशन, उसका भूगोल। एक तो वो गंगा के बेहद उपजाऊ मैदान में था, जहां खेती से खूब पैसा आता था। दूसरा, पास में ही आज के झारखंड की लोहे की खदानें थी, जिससे बेहतरीन हथियार और औजार बनते थे। और तो और उसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब एक तरह का नेचुरल किला। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण था, मगध की मिलिट्री पावर।
उन्होंने पहली बार जंग में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया, जो दुश्मन सेना के लिए किसी चलते फिरते टैंक से कम नहीं थे। खेती से जो एक्स्ट्रा कमाई होती थी, उससे वो एक बड़ी परमानेंट आर्मी रखते थे। और फिर बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे क्रूर और बेहद एम्बिशियस राजाओं ने इस ताकत का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों को जीतने में बखूबी किया। तो नतीजा क्या हुआ? अपनी ज्योग्राफिकल और मिलिट्री ताकत के दम पर मगध ने धीरे धीरे कभी जंग से तो कभी डिप्लोमेटिक शादियों के जरिए बाकी सभी महाजनपदों को या तो हरा दिया या फिर अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। इसमें वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्य भी शामिल थे। चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं कि महाजनपद काल में आम लोगों की जिंदगी, व्यापार और समाज कैसा दिखता था। देखिए, इकोनॉमी की रीढ़ तो खेती ही थी, लेकिन असली एक्शन शहरों में हो रहा था। कारीगरों के अपने संगठन बन रहे थे, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहते थे। और व्यापार अब सिर्फ चीजों के बदले चीजें वाला नहीं था। पहली बार चांदी के आहत सिक्के यानी पंच मार्क कॉइन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा, जिसने ट्रेड को बहुत आसान बना दिया। और ये व्यापार सिर्फ देश के अंदर नहीं था, बल्कि इसके तार पश्चिम में फारिस और ग्रीस तक जुड़े थे। सामाजिक तौर पर भी एक बड़ी उथल-पुथल का दौर था। एक तरफ वर्ण व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो रही थी, लेकिन ठीक उसी समय इसी सिस्टम को चैलेंज करते हुए दो नए विचार सामने आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन्होंने समानता और अहिंसा की बात की। ये सिर्फ धर्म नहीं थे, एक तरह की सामाजिक क्रांतियां थीं। और ज्ञान के मैदान में तक्षशिला और काशी जैसे सेंटर्स दुनिया भर के विद्वानों को अपनी ओर खींच रहे थे। अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे महाजनपदों का ये युग खत्म हुआ और भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म हुआ। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है। 600 ईसा पूर्व में ये राज्य उभरे, 4वीं शताब्दी तक आते आते मगध ने लगभग सब पर अपना दबदबा बना लिया, और फिर लगभग 321 ईसा पूर्व में इसी मगध की धरती से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने भारत को पहली बार एक पॉलिटिकल धागे में पिरोया। तो आखिर में सवाल उठता है कि महाजनपदों के इस दौर को क्यों याद रखना चाहिए? इसलिए क्योंकि उन्होंने ही भारत का पहला पॉलिटिकल मैप तैयार किया। उन्होंने दुनिया को वज्जी जैसे रिपब्लिकन शासन का शुरुआती मॉडल दिया। उन्होंने वो मजबूत नींव रखी जिस पर मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ, और उन्होंने ही बौद्ध जैन जैसे ग्लोबल धर्मों को फैलने का एक मंच दिया। तो आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। सोचिए जरा इस बारे में। एक तरफ मगध का राजतंत्र, उसकी जीत हो रही थी, वो एक बड़ा साम्राज्य बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वज्जी जैसे गणराज्य हार रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव उसके ही सबसे शुरुआती गणराज्यों की हार पर रखी गई? क्या एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाने की कीमत डेमोक्रेसी के उन शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स की हार थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर